जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, ये आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं। जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिससे जिंदगी भर वो अपने ऊपर से हटा ना पाए। कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी के साथ कोई ना कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ होता है, लेकिन वो इंसान कभी भी अपना पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं रख पाता दूसरों के सामने। क्यों? दो चीजें, या तो उसका मजाक बनाया जाएगा या फिर उसे जज किया जाएगा। आज भी हमारी सोसाइटी में 90% लोग इस चीज पर बिलीव करते हैं कि कुछ ना कुछ तो है जो अनएक्सप्लेन्ड है, कुछ ना कुछ ऐसी एंटिटी जो रात होने पर जागृत होती है। लेकिन फिर दिल की तसल्ली देते अपने आप को कि यार मॉडर्न जमाना है, हम इस बारे में क्यों सोचते हैं। हमेशा हम अपने चैनल पर लोगों के रियल इंसिडेंट लेके आते हैं, लेकिन बुरा तब लगता है जब आपके कमेंट्स हमें हिट करते हैं। कुछ लोग जो बहुत प्यार जताते हैं और फिर कुछ ऐसे लोग जो इन सब चीजों पर बिलीव नहीं करते, अगर करते भी हैं तो अपने आप को तुर्रम खा दिखाते हैं और कमेंट्स में नेगेटिविटी फैलाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके दिमाग में अगर नेगेटिविटी है तो उसे वहीं तक रखिए। हमारे जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं उनसे किसी की भावनाएं जुड़ी होती है, तो प्लीज ऐसे कोई भी कमेंट मत कीजिए कि सामने बताने वाला मुझे ये बोले कि अक्षय भैया मैंने ये सोच के बताया था कि जनता मेरी चीजों को समझेगी, लेकिन जनता उस चीज का मजाक बना रही है। इमेजिन कीजिए कभी आपके साथ कुछ हो, कोई ऐसा इंसिडेंट जहां पर आपको किसी की जरूरत हो और आप जब किसी को बताने जाए तो वहां पर आपका मजाक बन जाए। खैर, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम आज के रियल इंसिडेंट पे आते हैं। आज का पूरा रियल इंसिडेंट हमें मयंक ने बताया। मयंक, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, काम की तलाश में कोलकाता गए। कोलकाता में इनके ऑलरेडी दो दोस्त थे जो एमएनसी में काम कर रहे थे। उन्होंने ही मयंक को बोला था कि भाई तू कोलकाता आ जा, हम तेरे को लगवा देंगे। जब ये कोलकाता मूव करते हैं अपने दो दोस्तों के पास, तो वहां पर जिस फ्लैट में ये रह रहे थे, वहां पर ये इन्हें रहते हुए 15-20 दिन हुए थे। मयंक डेली काम खोजने के लिए बाहर जाया करते थे और कहीं पर उनकी बात भी चल रही थी। मयंक के जो दो दोस्त थे जिन्होंने उन्हें बुलाया था, उन्हीं ने उनकी कहीं पर बात करवाई थी। एक का नाम था निखिल, एक का नाम शुभम। आगे जाके कैसे इनकी जिंदगी पलटती चली गई और इनकी जिंदगी में कैसे पैरानॉर्मल आता चला गया, तो आपको जब मैं बताऊंगा तो आप दंग रह जाओगे। जिस फ्लैट में ये रह रहे थे रेंट पर, उसके ऑनर आते इनके पास और बताते कि बेटा हमने इस घर को बेच दिया है और हम खुद भी इंडोर मूव कर रहे हैं, तो आपके पास 15 दिन का टाइम है, आप लोग खाली करके कहीं दूसरी जगह देख लीजिए। अब जब ये इन्फॉर्मेशन इन तक आती है, जब ये खबर इन तक पहुंचती है, तो मयंक, शुभम और निखिल के तीनों के पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि 15 दिन का वक्त बहुत कम था, जिसमें शुभम और निखिल तो अभी जॉब पर जाया करते थे। तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों ने मयंक के ऊपर डाल दी थी। एक बाइक थी इन तीनों के पास और सुबह होते ही मयंक क्या करते थे, उस बाइक को लेके सीधा फ्लैट्स वगैरह सर्च करने चले जाते थे। अब प्रॉब्लम ये होती थी कि मयंक जहां भी जाते थे तो उन्हें बहुत हाई रेट्स जो है प्रॉपर्टी के दाम मिलते थे, क्योंकि ये अभी कोलकाता के जिस एरिया में रह रहे थे वहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज थी। फिर भी ढूंढते ढूंढते ये एक एप्लीकेशन पे पहुंचते हैं, एक एप्लीकेशन जहां पर बहुत सारे ऑनर्स अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट करके रखते हैं। एक प्रॉपर्टी ये खोजते हैं मयंक और सीधा वहां पर चले जाते हैं। उस टाइम पर उस प्रॉपर्टी का ऑनर वहां पर नहीं होता, लेकिन मयंक ने अपनी आंखों से उस फ्लैट को देखा। देखने पर ऐसा लग रहा था कि पुराना बना हुआ है, लेकिन जैसे एडवर्टीजमेंट होती है, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जहां लिखा हुआ था कि अगर किसी को फ्लैट की जरूरत है तो इस नंबर पे कॉल करें। मयंक ने क्या करा, उस नंबर को सेव कर लिया और मयंक सीधा फ्लैट पे वापस आ जाता है। शाम को जब इनके दोस्त आते हैं, शुभम और निखिल, तो मयंक उन्हें बताते कि यार ऐसे ऐसे मैंने एक फ्लैट देखा है और मेरे हिसाब से वो पुराना बना है, तो हमें ना मिल जाएगा वो। अब ये तीनों आपस में बात करते हैं। फ्राइडे का दिन था, सैटरडे संडे दोनों दोस्तों की छुट्टी थी। ये वक्त न जाया करते हुए सीधा फ्लैट देखने सुबह सुबह तीनों एक ही बाइक पे निकल जाते हैं। जब ये वहां पे पहुंचते हैं तो उस टाइम पर जो ऑनर थे उन्हें फोन मिलाया जाता है, और ऑनर जो है, जैसे ये घर है उसके साइड वाले घर में ऑनर रहा करते थे। तो ऑनर बाहर आते हैं और ऑनर इनसे पूछना शुरू करते कि आप कहाँ पे काम करते हो, क्या काम करते हो। तो मयंक बताते कि अंकल मेरी तो अभी जॉब नहीं लगी है, मेरी बातचीत चल रही है, लेकिन शुभम और निखिल ऑलरेडी एमएनसी में काम कर रहे हैं। अब एक चीज, शुभम थोड़ा अटपटा सा फील कर रहा था उस फ्लैट को देखकर। शुभम बार बार अजीब से रिएक्शन दे रहा था और मयंक इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहे थे, लेकिन मयंक उस फ्लैट को लेना चाहता था क्योंकि ऑलरेडी 12-13 दिन निकल चुके थे और इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था। जब ये नेगोशिएशन के लिए बात करते ऑनर से,
तो ऑनर जो थे वो काफ़ी ओल्ड थे और उन्होंने बताया कि काफ़ी टाइम से फ्लैट चढ़ा नहीं है क्योंकि इसकी मरम्मत होनी है अभी, लेकिन मरम्मत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक आप लोग रह सकते हो। जब इन्होंने रेंट पता करा तो वो 2 BHK था जो 15,000 का मिल रहा था। निखिल के दिमाग में 1% भी ये नहीं आया, ना शुभम के दिमाग में आया, ना ही मयंक के दिमाग में ये चीज़ आई कि ये जगह इतनी सस्ती कैसे मिल रही है, क्योंकि ये कमर्शियल स्पेस के पास है। इन दोनों के ऑफिस शुभम और निखिल के वहाँ से बहुत पास थे। तो मयंक ने फटाफट से बातचीत की और जो डिपॉजिट पकड़ाना होता है, जो सिक्योरिटी पकड़ानी होती है, एडवांस रेंट वगैरह सब कुछ पकड़ाया, सारी फॉर्मेलिटीज़ की। और इन्होंने बताया कि अंकल हम कल मूव कर जाएंगे, मतलब संडे वाले दिन ये अपना सामान लेके डायरेक्टली यहाँ पे आ जाते हैं। अब जब ये लोग यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं तो निखिल और शुभम काफ़ी खुश थे क्योंकि इन्हें एक शॉर्टकट मिल गया था ऑफिस के लिए, काफ़ी करीबी में ही इनका ऑफिस था। अब मयंक वहाँ पे रहा करते थे दिन में और ये लोग रात को आया करते थे। जब फ्राइडे आता है तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग नॉनवेज बनाएंगे और नॉनवेज की पार्टी करेंगे। तो ये जो प्लान था इसमें शुभम इन्वॉल्व नहीं था क्योंकि शुभम एक वेजिटेरियन लड़का था, एक ब्राह्मण परिवार से लड़का जो कि एक ब्राह्मण परिवार से था और वो नॉनवेज नहीं खाया करता था। तो वो नॉनवेज बनाते हैं, नॉनवेज खाते हैं और शुभम देखते देखते उनके सामने सो जाता है। ये वक्त की ओर देखते हैं तो उस टाइम पर रात के 2 बजे थे। ये दोनों प्लान बनाते कि यार चल बाहर घूम के आते हैं। तो ये दोनों फ्लैट को छोड़ के निकल जाते हैं और फ्लैट को बाहर से लॉक कर देते हैं। शुभम अंदर थे, अकेले आराम से सोने लग रहे थे। ये लोग बाहर जाते हैं, रोडों पे घूमते हैं, आइसक्रीम वगैरह खाते हैं और जब ये लोग वापस आते हैं तो ये देखते कि अंदर से किसी के सिसियाने की आवाज़ आ रही है, जैसे पता नहीं कोई कुछ ममरिंग सी साउंड आ रही है। तो वो देखते हैं कि बिस्तर पे जिस शुभम को अब ये छोड़ के गए थे वहाँ पर शुभम था ही नहीं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो मयंक ने मुझे हाईलाइट की कि अक्षय भाई, शुभम को ना एंजाइटी अटैक आते थे, पैनिक अटैक आते थे और अगर वो सिचुएशन ज़्यादा बढ़ जाए तो वो बेहोश हो जाया करता था। अब मयंक और निखिल काफ़ी डरे हुए थे कि एक्चुअली में हुआ क्या है। ये इधर उधर देखने की कोशिश करते हैं तो देखते कि एक कोने में वहाँ पर शुभम बैठा हुआ है और काफ़ी डरा हुआ है और पसीने पसीने हो रखा है। मयंक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और शुभम से पूछते कि भाई क्या हुआ, सब ठीक है, तू नीचे क्यों बैठा हुआ है। निखिल ने तो मजाक मस्ती करनी शुरू कर दी कि हाँ हाँ बहुत देख लिया होगा, ये कर लिया होगा, बता भाई क्या हुआ, कौन आ गया कमरे में, कौन ऐसा आ गया, आज तक तो हमें कुछ हुआ नहीं। फिर भी मयंक जो थे उन्होंने सिचुएशन को हैंडल किया, उन्होंने निखिल को चुप कराया और शुभम से पूछना शुरू करा भाई क्या हुआ, बता मुझे, मैं हूं ना तेरे साथ। तो शुभम बताते कि भाई तुम लोग गेट लॉक करके चले गए और गेट के बाहर से ऐसा लगा जैसे कोई लड़की बैठ के रो रही है। मुझे बड़ा अजीब लगा और धीरे धीरे मैं घुटन फील कर पा रहा था भाई। मुझे ऐसा लगा जैसे वहाँ पर कोई लड़की रो रही है, किसी लड़की की रोने की आवाज़ आई। अब ये चीज़ ना तो मयंक को हजम हुई और ना ही निखिल को हजम हुई। उन दोनों ने क्या करा, सिचुएशन हैंडल करी। क्योंकि शुभम एक सेंसिटिव इंसान था तो शुभम को ठीक करना ज़रूरी था। इन्होंने क्या करा, बातचीत करनी शुरू करी, हंसी मजाक करना शुरू करा और फिर शुभम को बेड पे बैठाया, उससे बातचीत करी, थोड़ा बालकनी में लेके गए, उसे दिखाया देख कितना खुला माहौल है, हवा चल रही है, ऐसी चीज़ें ऐसी खुली जगहों पर नहीं होती, हम फ्लैट में रह रहे हैं, इतना ज़्यादा नेगेटिव मत सोच। ये सारी चीज़ें बीत गई। उस रात मयंक ने देखा कि शुभम सो ही नहीं पाया। सुबह उठ के ये लोग ऑफिस चले गए। 1 रात, 2 रात, 3 रात, अब फिर चौथी रात झटका हुआ मयंक के साथ। मयंक आराम से सोने लग रहे थे, शुभम और निखिल भी सो रहे थे। 2 BHK था तो स्पेस काफ़ी था वहाँ पर। मयंक को अचानक से ऐसा लगता है कि यार गेट के बाहर किसी के रोने की आवाज़ आ रही है। मयंक उठते हैं और गेट के पास जाते हैं और धीरे से गेट को खोल के देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब इस चीज़ को देखकर निखिल और शुभम भी उठ गए थे कि गेट किसने खोला है। तो ये पूछना शुरू करते हैं कि भाई हुआ क्या। मयंक बताते ही यार मुझे ऐसा लगा ना बाहर बैठ के कोई रो रहा है। तो शुभम एकदम से बोलते मैंने बोला था ना, मैंने 4 दिन पहले बोला था ना, मैंने बोला था ना वहाँ पे कोई बैठ के रो रहा है। निखिल वहाँ पे खड़े खड़े हंसने लग रहे थे कि यार मयंक तुमने भी ना मजाक बना दिया। इस चीज़ को ना इन्होंने ऐसा आया गया कर दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मयंक को सही में बुरा लग रहा था कि अगर शुभम के साथ सही में ऐसा हुआ है तो कुछ इस फ्लैट में बहुत बड़ी दिक्कत है। एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अजीब थी, जब ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो रहे थे तो शुभम ने बोला भी था कि मुझे अजीब सा लग रहा है। 4 दिन पहले जब कुछ हुआ था तो जब मयंक ने शुभम से पूछा था कि भाई क्या हुआ, तो शुभम ने एक लाइन बोली थी कि भाई हम गलत जगह आ गए, देखना ये जगह हमें बहुत परेशान करेगी। और मयंक के साथ जो आज हुआ था, मयंक के दिमाग में वो चीज़ क्लिक कर गई थी कि शायद शुभम सही कह रहा था, हम कहीं गलत जगह पर आ गए। वो अगले दिन सीधा ओनर के पास जाते हैं और ओनर को कुछ भी डायरेक्टली नहीं बताते, पूछते कि अंकल कोई और भी रहता है क्या आसपास। तो ऑनर जो थे वो बुजुर्ग थे, वो पूछना शुरू करते कि तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हो, ऐसा क्या हुआ है।
तो मयंक बताना शुरू करते कि ऐसा लगा कि रात को कुछ शोर शराबा हो रहा है। और मयंक के अकॉर्डिंग ये सब कुछ जो होता था ये 12 से 3 के बीच में होता था, क्योंकि मयंक पूरे दिन तो वहीं रहते थे, पूरे दिन उनको ऐसा कुछ भी फील नहीं होता था। तो ऑनर ने जब इस चीज़ को सुना, ऑनर ने इन्हें ही बोल दिया कि बेटा तुम लोगों ने पीनी भी शुरू कर दिया क्या, कि मतलब ऐसी चीज़ें कब से होने लगी कि कोई ऐसे आ जाएगा, बैठ के रोने लग जाएगा या कुछ भी ऐसा होगा। तो इन्होंने क्या करा, उस चीज़ को मयंक ने वहीं ख़त्म कर दिया, सोच के कि यार बड़ी मुश्किल से तो रूम मिला है, और अगर ये हमसे इरिटेट हो गया या फिर कुछ हो गया तो फिर यहाँ से निकलना पड़ेगा। मयंक ऑनर से बात करके सीधा फ्लैट पे वापस आ जाते हैं। कुछ दिन सब कुछ बहुत सही रहता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता जो भी अभी तक इनके साथ हुआ था। और निखिल तो टाइम टाइम पर मजे लेते रहता था इनसे कि हाँ भाई तुम्हारी भूतनी नहीं आई, कहाँ रो रही है, कौन रो रही है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ये दिन था सैटरडे का। इस दिन शुभम अपने रिलेटिव से मिलने जाने वाला था और शुभम ने बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया था, बहुत ज़्यादा परफ्यूम लगाया था। बाइक उठा के शुभम सीधा अपने रिलेटिव से चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो वापस आके देखता है कि इन दोनों ने फिर दोबारा नॉनवेज बना रखा है। खैर शुभम वहाँ पर अपनी वेज की जो भी सब्जी थी वो बनाते हैं। टोटल 20 रोटियां बनाई थी इन्होंने। अब खाना खाने से पहले निखिल और मयंक बाहर घूमने जाने के लिए निकलते हैं, तो वो देखते कि उस टाइम पर शुभम ने 20 रोटियां अपने सामने रख रखी है और सब्जी भी नॉन वेज रख रखी है और वेज जो उनकी सब्जी थी वो भी रखी हुई है। तो निखिल और मयंक में आपस में बातचीत होती है कि शायद ही हमें चाहता था कि हम भी बैठ के खाना खाएं, तो कोई नहीं इसे खा लेंगे, हम बाद में आके खा लेंगे। ये दोनों निकल जाते हैं। शुभम ने इन्हें रोका नहीं। जब ये लोग वापस आते हैं तो ये देखते हैं कि शुभम खाना खा के आराम से सो रहे हैं, लेकिन जब ये खाना खाने बैठते हैं मतलब इन्होंने देखा कि शुभम सारी रोटियां खा गया, सारा नॉनवेज खा गया, सारी वेज सब्जी भी खत्म कर दी और शुभम दूसरे कमरे में आराम से सोने लग रहा है। ये देखकर मयंक के पसीने छूट गए, क्योंकि ये वो शुभम था जो हमेशा बोलता था यार नॉनवेज मत बनाया करो, नॉनवेज मत बनाया करो। आज वो लड़का नॉनवेज कैसे खा गया। मयंक और निखिल को लगा कि यार एक बार हमें शुभम से बात करनी चाहिए। शुभम जो कि दूसरे कमरे में आराम से सो रहा था अपना गेट लॉक करके। ये लोग जाते हैं। जब ये गेट के पास पहुंचते हैं तो इन्हें अचानक से ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से घुर्रा रहा है। मयंक निखिल की तरफ देखते हैं और निखिल बोलते हैं खोलना एक बार गेट, देखते हैं क्या है भाई। मयंक ने जब गेट खोलने की कोशिश की तो गेट अंदर से लॉक था। अब ये लोग समझ गए थे कि कोई बहुत बड़ी विपत्ति वहाँ पे आ चुकी है। निखिल बोलता है कि भाई मैं एक काम करता हूँ, मैं ना दूसरी तरफ से देखता हूँ अगर मैं खिड़की से घुस पाऊँ। निखिल क्या करते हैं, जाते हैं घर से बाहर और ये ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे तो वहाँ पर दूसरी तरफ जाते हैं और जिस रूम में खिड़की थी वहाँ से खिड़की में से पतले होने की वजह से अंदर घुस जाते हैं। मयंक थोड़ी हैवी बॉडी के थे तो मयंक ने बोला कि निखिल तू जाके देख। निखिल अंदर से गेट खोलते हैं और मयंक को अंदर बुलाते हैं। तो ये लोग देखते हैं कि शुभम इस कमरे में भी नहीं है, वो वॉशरूम में है। अब इनके दिमाग में ये था कि यार इसने कुछ गलत ना कर लिया हो अपने साथ। ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि दरवाजे लॉक होते हैं, लेकिन मयंक ने बताया कि अक्षय भाई ये एक अच्छी चीज हुई कि इन्होंने जैसे वॉशरूम का गेट खोला तो वहां पर गेट खुल गया, लेकिन शुभम अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर इनको पता चल गया कि कोई बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली है और जिसका सॉल्यूशन शायद इनके पास तो बिल्कुल भी नहीं है। ये लोग शुभम को उठाते बेड पे लेटाते हैं और फटाफट से मयंक बोलते निखिल को कि प्लीज़ भाई जाओ और एक डॉक्टर पे लेके आ, इसको कुछ गलत ना हो गया हो, इसके पेरेंट्स को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा। निखिल फटाफट से बाइक उठाते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। 15 मिनट बाद डॉक्टर को लेके आते हैं। शुभम को होश में लाया जाता है और डॉक्टर जो आए थे वो शुभम के हल्के फुल्के कुछ चीज़ें देखना शुरू करते हैं और वो ये बोलते हैं इसका तो बीपी हाई हो गया था और इसे कोई भी दिक्कत नहीं है। डॉक्टर आते हैं, दवाई देते हैं। शुभम बस ऐसे बैठे हुए थे जैसे वो पता नहीं किसी ट्रॉमा से बाहर आए हैं, कोई टॉर्चर उनके साथ हुआ है। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने दवाई दी और डॉक्टर वापिस चले गए। निखिल उन्हें छोड़ने चले गए। निखिल वापिस आते हैं, तब तक मयंक ने शुभम से कोई भी बात नहीं की। उसके बाद ये दोनों मिलकर शुभम से पूछते हैं कि भाई क्या हुआ था, सच सच बता। शुभम बोलते हैं भाई मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना याद है जब मैं रिश्तेदारों के वहाँ से आया था तो जैसे ही मैं अंदर घुसा मुझे कुछ करंट सा लगा, उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है। मतलब अभी तक जो शुभम कर रहा था वो शुभम नहीं कर रहा था, उसके अंदर कोई बैठी एंटिटी ये सब कुछ करवा रही थी। इन लोगों को जब ये पता लगा तो ऐसा लगा जैसे आसमान सा टूट पड़ा है। बड़ी मुश्किल से इनकी वो रात बीती और अगले 2 दिन तक शुभम की तबीयत ठीक नहीं थी। मयंक और शुभम फ्लैट पे थे, निखिल काम पे गए हुए थे। निखिल जब वापस आते हैं शाम को शुभम अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, ऐसे जैसे वो शुभम थे ही नहीं। निखिल और मयंक बस खाना खा रहे थे बैठ के और शुभम की तरफ देख रहे थे। तभी देखते देखते ऐसा लगा जैसे शुभम को दोबारा कुछ करंट लगा और उन्होंने बैक टू बैक वॉमिटिंग करनी शुरू कर दी।
वॉमिटिंग करते गए ऐसा लग रहा था जैसे इतना तो इंसान के शरीर में फ्लूइड नहीं होता जितना वो निकाल रहे हैं। शुभम मतलब बैक टू बैक वॉमिटिंग कर रहे थे और मयंक बार बार कह रहे थे भाई शुभम क्या हुआ, बताना भाई, भाई क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है। शुभम की आवाज़ बदल गई और एक लड़की की आवाज़ आई कि तुमने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है, तुम अब जिंदा नहीं लौटोगे यहाँ से, मैं तुम्हें मार के भेजूंगी। ये सुनने के बाद मयंक और निखिल बुरी तरीके से डर गए। इन्होंने क्या करा, हनुमान चालीसा गाने की कोशिश की मयंक ने, और जैसे ही हनुमान चालीसा गाने की कोशिश की ऐसा लगा जैसे ये हनुमान चालीसा भूल गए। निखिल भाग के गए दूसरे कमरे में अपने आप को बचाने के लिए। तो मयंक ने निखिल को बोला भाई भूतों को दरवाजे की जरूरत नहीं होती, वो वैसे भी आ जाएंगे, आजा बाहर, हमें संभालना है इसे। तो निखिल डरते डरते बाहर आते हैं और इन्होंने क्या करा, उस टाइम पर हनुमान चालीसा फोन में चलाई और फोन में चलती छोड़ दी। 10-15 मिनट में शुभम बेहोश हो गए। इन्होंने शुभम के पापा को फोन करा और सब कुछ बता दिया कि अंकल ऐसे ऐसे हो रहा है, आप एक बार आ जाओ। अगली शाम तक शुभम के जो पापा थे वो इनके वहां पर अवेलेबल हो गए थे और वो ओनर से बात करना चाहते थे कि ओनर ने ऐसा फ्लैट क्यों दिया जिसमें इस तरीके की दिक्कत हो रही है। ये तीनों शुभम के पापा, मयंक और निखिल ओनर के पास जाते हैं। उस टाइम पर मयंक काफी गुस्सा थे और मयंक चिल्ला चिल्ला के बोलते कि मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, मेरा डिपॉजिट वापस करो। वो जो ओनर था वो सीधा चिल्ला के बोलता है कौन सा डिपॉजिट, रहना रहो वरना दफा हो जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है वहां पर, तुम लोगों ने मेरे फ्लैट को बदनाम कर देना है। ये बोल के मयंक, शुभम के पापा और निखिल को उस आदमी ने वहां से, ओनर ने भगा दिया, मतलब वापस भेज दिया। ये लोग वापस आते हैं तो शुभम के पापा बोलते हैं बेटा मैं अभी जा रहा हूँ, मैं 2 दिन बाद आऊंगा और जब आऊंगा तो इस इंसान को मैं प्रूफ करूंगा, अगर यहाँ पे कुछ भी गलत है तो मैं अपने साथ पक्का किसी को लेके आऊंगा जो इसका मुंह बंद कर देगा। शुभम के पापा वहां से चले गए। शुभम को दिन रात हनुमान चालीसा सुनाई गई और उस टाइम पर मयंक वहां पे रहा करते थे। निखिल अपनी जॉब पे जाते थे और निखिल जब भी वापस आते थे वो बहुत डरे डरे रहते थे शुभम से, क्योंकि वो एक नॉन बिलीवर थे और उनके सामने एक ऐसी चीज हो गई थी जिसका उनके पास जवाब नहीं था। तो शुभम के जो पापा थे वो इस बार जब वापस आए तो एक बाबा को अपने साथ लेके आए। वो जो बाबा वहां पे आते हैं वो उस फ्लैट में एंट्री मारते हैं और फ्लैट में आते ही सीधा एक ही चीज बोलते हैं कि तुम तीनों तो यहाँ पर गलत आ गए, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। शुभम से पूछते हैं कि शुभम क्या हो रहा तेरे साथ, मुझे बता। तो वो बाबा को बताना शुरू करते हैं कि बाबा आज तक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, मुझे अजीब से करंट लगते हैं, उसके बाद कान के पीछे से पसीना आता है और मैं घड़ी की एक एक आवाज़ को सुन पाता हूँ, मतलब मुझे ये नहीं पता चलता कि मैं अपना आपा कब खो चुका हूँ। और फिर मेरे दोस्त मुझे बताते हैं कि मैं पोजेस हो गया था। वो जो बाबा थे वो इधर उधर देखते हैं, ध्यान लगाते हैं और फिर बोलते हैं कि तुम लोगों को इस फ्लैट को खाली कर देना चाहिए, इस मकान में किसी का साया है। मयंक पूछना शुरू करते कि बाबा क्या है यहाँ पे, कौन सा राज है ये जो ऑनर हमसे छुपा रहा है। तो वो बाबा बताते कि यहाँ पर किसी लड़की की आत्मा है जो बार बार शुभम को प्रोसेस कर रही है। मैं किसी को कोई प्रूफ देने तो यहाँ पे नहीं आया, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस फ्लैट को जितनी जल्दी हो सके तुम लोग खाली कर दो। इन तीनों को धागे दिए गए और फिर ये बोला गया कि जितनी जल्दी हो सके इस फ्लैट को खाली कर देना। ये बोल के शुभम के पापा और जो वहाँ पर बाबा थे वो वहाँ से निकल जाते हैं वापस। ये तीनों यहाँ पर रह रहे थे और बहुत ही जल्दी ये लोग ये सोच रहे थे कि हम ऑनर को अब पैसे नहीं देंगे, जो सिक्योरिटी का अमाउंट दे रखा है वो हम रेंट में एडजस्ट करवाएंगे और कैसे भी अपना रेंट वगैरह पैसा वैसा वसूल करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन किस्मत के आगे किसकी ही चलनी होती है। 4 रात बाद जो 5वीं रात आती है, उस रात शुभम फिर दोबारा प्रोसेस हो जाता है। शुभम ने क्या करा, उस धागे को तोड़ा, हाथ में अपने एक ऐसी चीज़ मारी जिससे उनका हाथ कट जाए। वहाँ पर लहू गिरने लग रहा था, रक्त बहने लग रहा था। और मयंक और निखिल ने जब ये चीज़ देखी तो मयंक ने बताया भाई मुझे तो चक्कर आ रहे थे, निखिल वहाँ से भागने को हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने सिचुएशन को संभाला। वो जो लड़की शुभम के शरीर में थी उसने ऐसा लगा जैसे इस धागे की कोई कदर ही नहीं की, ऐसे चुटकियों में उस धागे को तोड़ दिया। अब जब हमें पता चला कि ये भाई पोजेस हो गया तो हमें ये धागा क्या बचाएगा, हम भी बुरी तरीके से डरे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था इस टाइम करा क्या जाए। हनुमान चालीसा चलाई गई, बड़ी मुश्किल से शुभम को शांत करा गया और फिर दोबारा जो है शुभम के पापा को फ़ोन करा गया। शुभम के पापा उन बाबा को दोबारा वहाँ पे लेके आए। पूजा पाठ की तैयारी की गई, सारी सामग्री लगाई गई, वहाँ पर हवन कुंड लगाया गया और वहाँ पर जब पूजा पाठ हो रही थी तो ऑनर वहाँ पर आए। ऑनर वहाँ पर खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे ऑनर को कुछ पता है, उनकी आंखों में एक गिल्ट नजर आ रहा था। पूजा पाठ करने के बाद जो बाबा थे वो सीधा बोलते हैं ऑनर को कि आप बताओगे या मैं बता दूँ। तो वो ऑनर बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली मैं इस मकान में मैं अकेला रहता हूँ और कोई भी नहीं रहता और मैक्सिमम लोगों को पता है यहाँ पे क्या हुआ था। तो ये सुनने के बाद मयंक भी हैरान हो गया, निखिल भी और शुभम भी, कि कौन सा ऐसा राज था जो दफन था जो इन्होंने खोल दिया। तो वो जो ऑनर थे वो बताना शुरू करते हैं इसी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता,
वो अपनी बीवी के साथ बहुत दूर चला गया है। वो दोनों मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते। मेरी जो पोती थी वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। उस लड़के का नाम था रवि, और जो लड़की थी उसका नाम था नीलिमा। मतलब ऑनर की पोती नीलिमा रवि से बहुत प्यार करती थी। रवि ने उसका यूज़ किया था। रवि ने उसे बहुत सारे कमिटमेंट दिए और फिर धोखा दे दिया, जिस वजह से नीलिमा इतनी टूट गई थी कि रवि के उम्र के जितने भी लड़के थे वो उनसे नफरत करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़कों से उसे नफरत हो गई थी। मतलब वो ये सोचती थी, उसका ये मानना था कि जो लड़कों की जात होती है वो धोखा देने की होती है। मतलब वो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। और इसी के चलते जो नीलिमा थी वो इतनी डिप्रेस रहने लगी कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया, और नीलिमा की ही आत्मा उस फ्लैट में भटक रही थी। ये चीज़ जब बताई गई तो मयंक ने सिर्फ एक ही बात बोली कि अंकल अगर ऐसा था तो आपने बताया क्यों नहीं। तो वो जो ऑनर थे वो यही बात बोले कि बेटा पहली बात तो मैं अकेला रहता हूँ और मेरा बेटा मुझे ज़्यादा खर्चा भेजता नहीं, तो मेरे पास कोई और चीज़ है ही नहीं। मतलब मेरे पास यही फ्लैट है जिसको मैं रेंट पे चढ़ा के कुछ खा पी सकता हूँ। मेरे दिल में भी लालच था। वो लालच यही था कि मुझे बस टाइम पे रेंट मिल जाए और कोई इंसान सही सलामत रह ले। मैंने जितनी भी पूजा पाठ करवाई आज तक उस लड़की को लगी ही नहीं। मतलब जो भी आता है ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं कैसे तुम्हें सॉरी बोलूँ, लेकिन मेरे पास और कुछ भी नहीं है। तो वो जो ऑनर था वो डिपॉजिट वापस करता है और फिर उसी टाइम ये तीनों अपना सामान बांधते हैं और उसी शाम ये लोग वहां से निकल जाते हैं। मयंक ने बताया कि अक्षय भाई ये जो हादसा हुआ था ना, इस हादसे के बाद मतलब मैंने ये ठान लिया कि मैं किसी भी फ्लैट में ऐसे ही नहीं चला जाऊंगा। मतलब सस्ता मिल रहा था तो ये सोच के चले गए कि भाई नौकरी नहीं है तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन क्यों सस्ता मिल रहा था वो बाद में समझ आया। और ऐसे बहुत सारे फ्लैट होते हैं जो सस्ते दाम में मिल रहे होते हैं, जिसके बारे में आप पूछते नहीं, पता नहीं करते, सीधा चले जाते हो। क्योंकि आज के टाइम पे ऑनलाइन चीज़ें इस तरीके से आपके सामने ला दी जाती है कि उनकी इमेजेस इतनी अच्छी होंगी और इतनी अच्छी तरीके से दिखाया जाएगा, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचोगे तब आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि आपने कोई रिसर्च नहीं की तो आप ये सोचोगे यार मैं यहीं रह लेता हूँ, कुछ टाइम की तो बात है, अब आ गया हूँ तो क्या ही करूँ। और फिर वही सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है जो इनके साथ हुई। उसके बाद इन लोगों ने शिफ्ट कर लिया। खैर जो दोनों दोस्त हैं वो तो कोलकाता में ही हैं, वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, लेकिन मयंक जो थे वो बिहार वापस आ गए। उसके बाद उन्हें कोलकाता में जाने का कोई शौक ही नहीं रहा। वो बिहार में ही कुछ काम कर रहे हैं और अपनी लाइफस्टाइल अपने हिसाब से जी रहे हैं। यहाँ से एक चीज़ कि ये सिचुएशन में एक लड़का भी हो सकता था, तो यहाँ पर गलती से भी ये जज करने की कोशिश मत करना कि एक लड़का ही ऐसा करता है। दोनों जेंडर्स ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से कोई एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एक ऐसा डिसीजन लेता है जो इस दुनिया का सबसे गलत डिसीजन होता है, अपनी ज़िंदगी का खात्मा। ये सोच के वो इंसान अपनी ज़िंदगी का खात्मा करता है कि वो इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है जब तक आपकी उम्र पूरी नहीं होगी आप भटकोगे, आप भगवान से भीख मांगोगे इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए, लेकिन आप जा नहीं पाओगे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में कि लड़के और लड़कियां दोनों ही सतर्क हो जाइए। अपने पार्टनर्स के बारे में पहले अच्छे से सोच विचार बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ने की सोचिए। और मैं तो यही कहूँगा शादी से पहले आगे बढ़ने के बारे में सोचिए भी मत। जितना हो सके टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कीजिए और कोशिश कीजिए अपने घर वालों की नज़र में ये चीज़ें ले आए। जो नीलिमा के साथ हुआ वो बहुत गलत था और इसका शिकार कोई भी बन सकता है, चाहे वो राहुल हो, ऋतिक हो, कोई भी हो, कोई भी इंसान, कोई भी लड़की, कोई भी लड़का इस चीज़ का शिकार बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी में बीत रही होती है, लेकिन उसका ये सॉल्यूशन नहीं होता कि अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लो। और आखिरी में जो मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट्स में थोड़ा सा ध्यान से रखिए। आप लोग जो कमेंट्स करते हैं वो किसी को चुभ सकते हैं। अच्छी राय रखिए, अच्छे वचन रखिए। हमेशा गलत बोलना इस चैनल की एक खासियत नहीं है। अवेयरनेस की कोशिश की जा रही है, किसी को हर्ट मत कीजिए ऐसे कुछ भी कमेंट करके। इसके बाद यही कहूँगा, हमारा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। उस चैनल पर लोग आ रहे हैं, अपनी आप बीती बता रहे हैं कि मैंने अपने कैसे माता पिता को खो दिया, मेरी जीवन में क्या क्या चीज़ें हुई और मैंने कैसे पैरानॉर्मल चीज़ों को बहुत करीबी से देखा है। अगर आपको लगता है यार आपके साथ भी कोई ऐसा पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, आप कैमरे पे उसे बता सकते हैं, मेरे साथ बैठेंगे कैमरे पर और हम चर्चा करेंगे। मतलब आप उस चैनल का हिस्सा बन सकते हैं जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो। एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल जिसकी यूएसपी है कि उस पर गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं और अपनी आप बीती बता रहे हैं। प्रक्रिया में आपको बता देता हूँ, कभी आपको ऐसा लगे कि आपको आना है तो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है जिस पर पूरा रियल इंसिडेंट आपको रिकॉर्ड करके भेज देना है और मेंशन कर देना कि भाई मैं पॉडकास्ट पे आना चाहता हूँ, दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, हम बैठेंगे कैमरे के सामने और फिर हम वहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जहाँ पर किसी गलती किसी की सीख बन पाए।
जितना ज़्यादा हो सके लोगों को सतर्क करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपके साथ कभी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। स्पॉटिफाई पे हम अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ पर हमें चलते फिरते सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। जितना ज़्यादा हो सके घर में एकता बना के रखिए। माँ बाप की इज्जत कीजिए, दादा दादी नाना नानी जितना ज़्यादा हो सके उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। जब वो ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो बहुत अफसोस होगा। जितना ज़्यादा हो सके हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए उन लोगों तक, जैसे निखिल नॉन बिलीवर से बिलीवर बने। शायद इस वीडियो को देखने के बाद कोई बिलीवर बन पाए, लेकिन ये भी ध्यान में रखिए जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं वो फ्लैट हॉन्टेड ना हो। हम अपने माता पिता से दूर जाते हैं ये सोच के कि हम ऐसी जगह पे रहेंगे जहाँ पर एक नॉमिनल रेंट होगा, लेकिन फिर ऐसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। इमेजिन कीजिए जिस फ्लैट में आप रह रहे हैं वही फ्लैट हॉन्टेड निकल जाए तो आप क्या करेंगे।